गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हमने रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज़ द एनिमी का चैप्टर पढ़ा था, हमेशा एक विद्यार्थी बने रहे। आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, अपने आप को कहानी मत सुनाओ। पेज नंबर 161। लेट्स स्टार्ट। अपने आप को कहानी मत सुनाओ। मिथक जीते जी मिथक नहीं बनते हैं, बल्कि जब उनकी कहानी को बार बार दोहराया जाता है तब वे मिथक बनते हैं। डेविड मार्निस। बिल वॉल्श अमेरिकी फुटबॉल के सबसे सफल और नवोन्मेषी कोचों में से एक थे। जब 1979 में बिल वॉल्श ने पेशेवर फुटबॉल टीम सैन फ्रांसिस्को 49ers के मुख्य कोच का पदभार संभाला था, उस समय वह न सिर्फ फुटबॉल की सबसे खराब टीम थी, बल्कि शायद सभी पेशेवर खेलों की सबसे खराब टीम थी। बिल वॉल्श के दिशा निर्देशन में यह टीम केवल 3 साल में अमेरिकी फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित NFL लीग में सुपर बाउल ट्रॉफी को जीतने में सफल हो गई। अमेरिका की सबसे खराब फुटबॉल टीमों में से एक को केवल 3 साल में सुपर बाउल ट्रॉफी पर कब्जा करने में सक्षम बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। चूंकि लोम्बार्डी ट्रॉफी का ताज उनके सिर पर सज चुका था, इसलिए बिल वॉल्श के लिए अपने आप को यह कहानी सुनाने के लालच में फंसना बहुत आसान था कि NFL के इतिहास में किसी टीम के प्रदर्शन में सबसे तेज बदलाव लाना शुरुआत से ही उनकी योजना का हिस्सा था। दशकों बाद जब उन्होंने अपनी यादें इकट्ठी की होगी तो उस कहानी पर विश्वास करने के लिए ललचाना और भी ज़्यादा लुभावना रहा होगा। यह कितनी आकर्षक कहानी होती कि बिल वॉल्श द्वारा टीम के कोच की जिम्मेदारी संभालना, उनका खुद का रूपांतरण और कायापलट सब कुछ बहुत मेहनत से तैयार की गई पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा था कि सारी चीज़ें ठीक उसी तरह घटित हुई जिस तरह से वे चाहते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त योग्यता और प्रतिभा थी। अगर उन्होंने इस तरह की कहानी बताई होती तो उन्हें कोई दोष नहीं देता। फिर भी उन्होंने इस तरह की कल्पनाओं में शामिल होने से इनकार कर दिया। जब लोगों ने वॉल्श से पूछा कि क्या उनके पास सुपर बाउल जीतने की समयबद्ध योजना थी, तो क्या आप जानते हैं कि उनका उत्तर क्या था? उन्होंने हमेशा नहीं में उत्तर दिया था, क्योंकि जब आप उस तरह की खराब टीम की जिम्मेदारी संभालते हैं तो इस तरह की महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से भ्रमित करने वाली कहानियां मात्र हो सकती है। उनके आने से 1 साल पहले सैन फ्रांसिस्को 49ers के पास 2 जीत और 14 हार थी। पूरी टीम और सपोर्टिंग स्टाफ का मनोबल पूरी तरह से गिरा हुआ था, आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था, नए खिलाड़ियों का चयन भी नहीं किया गया था और पूरी टीम चारों ओर से हताश निराश करने वाली चीज़ों से घिरी हुई थी। उनके पहले सीजन में उनकी टीम ने और 14 गेम गंवा दिए। अपने दूसरे वर्ष के बीच में उन्होंने अपने पद से लगभग इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उस समय उनको यकीन नहीं था कि वे इस टीम को इस तरह की सफलता दिला सकते हैं। फिर भी पदभार ग्रहण करने के 24 महीने बाद और छोड़ने का इरादा करने के लगभग 1 वर्ष बाद उनकी टीम सुपर बाउल चैंपियन बन चुकी थी। यह एक असाधारण करतब था जो किसी जीनियस के लिए संभव था। यह कैसे हुआ? इतना असाधारण कार्य बिना किसी पूर्व योजना के कैसे संभव हो सकता था? इसका उत्तर यह है कि जब बिल वॉल्श ने कोच का प्रभार संभाला तो उनका ध्यान केवल गेम जीतने पर नहीं था। इसके बजाय उन्होंने कुछ मानक निर्धारित किए और फिर उन्होंने अपने वे प्रदर्शक के मानक लागू किए। वे थे क्या किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। क्लब के सबसे निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक पूरे संगठन के लिए वॉल्श के पास केवल एक ही कार्य योजना थी और यह इन मानकों को स्थापित करने के बारे में थी। उन्होंने तुच्छ प्रतीत होने वाले छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान केंद्रित किया। खिलाड़ी अभ्यास के दौरान मैदान पर बैठ नहीं सकते थे। प्रशिक्षकों को एक प्रॉपर ड्रेस के साथ टाई पहननी होती थी। सभी को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। सभी के लिए खेल भावना का पालन जरूरी था। लॉकर रूम पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता था। किसी तरह की बदतमीजी और अनुशासनहीनता बर्दाश्त के बाहर थी और धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध था। क्वार्टरबैक खिलाड़ी को समझाया गया कि गेंद को कहाँ और किस तरह पकड़ना है। लाइनमैन को 30 अलग अलग महत्वपूर्ण ड्रिल का अभ्यास कराया गया था। पासिंग रूट की जांच परख करते हुए 1-1 इंच का ध्यान रखा गया। अभ्यास सत्र निर्धारित करते समय 1-1 मिनट का ध्यान रखा गया। यह सोचना गलत होगा कि ये सारी कवायद नियंत्रण के बारे में थी। प्रदर्शन के मानक उत्कृष्टता स्थापित करने के बारे में थे। ये सरल प्रतीत होते हैं, लेकिन सटीक मानक
कुछ बड़े विजन या शक्तिशाली महसूस कराने वाली गतिविधियों से ज़्यादा मायने रखते हैं। उनकी नज़र में यदि खिलाड़ी इन विवरणों का ख्याल रखते हैं तो स्कोर खुद का ख्याल रख लेगा। यानी खिलाड़ी अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से करते हैं तो जीत निश्चित मिलती है। वॉल्श इस बात के लिए पर्याप्त दृढ़ और आश्वस्त थे कि ये मानक अंततः जीत में योगदान देंगे। साथ ही वह इस बात को स्वीकार करने के लिए भी उतने ही विनम्र थे कि जब जीत होगी तो वह हूबहू उस तरह नहीं होगी जिस तरह की जीत की उन्होंने भविष्यवाणी की होगी। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह जीत इतनी जल्दी मिल जाएगी जितनी जल्दी इतिहास में किसी भी अन्य कोच को नहीं मिली। खैर, यह जीत खेल की एक आकस्मिक सुखद घटना थी। यह जीत उनके बड़े विजन के कारण यह जीत उनके बड़े विजन के कारण नहीं मिली थी। दरअसल उनके दूसरे सीजन के दौरान उनकी टीम के एक कोच ने टीम के मालिक से शिकायत कर दी कि वॉल्श छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा ही फंस गए हैं और उनके पास हासिल करने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। इस चुगली के कारण वॉल्श ने उस कोच को नौकरी से निकाल दिया। हम इस बात पर विश्वास करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बेकरार रहते हैं कि जिनके पास आज महान साम्राज्य या उपलब्धियां हैं वे उनकी उन सुनियोजित योजनाओं के परिणाम हैं जिन पर उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में ही काम करना शुरू कर दिया होगा। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं ताकि हम अपनी खुद की आनंददायक योजना में लिप्त हो सके, ताकि हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा होता है और जो धन और सम्मान हमारे रास्ते में आते हैं हम उसका पूरा श्रेय ले सके। यह कहानी तब और रोचक हो जाती है जब आप अपनी सफलता के मार्ग की अत्यंत दुष्कर या असंभव चीज़ों के बारे में विचार करते हैं और कहते हैं, मुझे इस मार्ग की सभी चीज़ों के बारे में शुरुआत से ही पता था, बजाय यह कहने कि मुझे इस सफलता की उम्मीद थी, मैंने काम किया, मुझे समय समय पर कुछ अच्छी सफलताएं और अवसर मिले, या इस तरह से कि मैंने सोचा था कि मुझे इस तरह की सफलता मिल सकती है। निश्चित रूप से आप सच में पूरी तरह से नहीं जानते थे, या यदि आप जानते भी थे तो यह तथ्यपरक ज्ञान से कहीं ज़्यादा आपकी उम्मीद थी। लेकिन इस बात को हर समय कौन याद रखना चाहता है कि आपने खुद पर संदेह किया था। भूतकाल की घटनाओं से कहानियां गढ़ना एक बहुत ही सामान्य मानवीय आवेग है। यह खतरनाक भी है और झूठ भी। अपने खुद के बारे में कहानियां लिखना हमारे अहंकार को बढ़ा देता है। यह हमारे जीवन को एक कहानी में बदल देता है और हमें बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए काल्पनिक व्यंग्य चित्र में बदल देता है, जबकि हमें अभी भी अपनी वास्तविक जिंदगी को जीना है। जैसा कि लेखक टोबिस वोल्फ ने अपने उपन्यास ओल्ड स्कूल में लिखा है, इन स्पष्टीकरणों और कहानियों को बाद में कमोबेश ईमानदारी से एक साथ जोड़ दिया जाता है और उन कहानियों को बार बार दोहराया जाता है, जिससे वे कहानियां स्मृति पटल पर छप जाती है और अन्वेषण के अन्य सभी मार्गों को अवरुद्ध कर देती है। बिल वॉल्श इस बात को समझते थे कि वास्तव में ये प्रदर्शन के मानक ही थे जो टीम के काया पलट और जीत के लिए सचमुच जिम्मेदार थे। ये वे चीज़ें थी जिन्हें भ्रम बस छोटी और तुच्छ माना जाता था, लेकिन अखबारों की सुर्खियों के लिए ये चीज़ें बहुत उबाऊ थी। यही कारण है कि जब मीडिया वालों ने वॉल्श को जीनियस कहा तो उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। उस उपाधि और कहानी को स्वीकार करना एक हानि रहित व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं होगी। निस्संदेह ये मोहक काल्पनिक कहानी हमारे अतीत को नहीं बदल सकती, लेकिन ये कहानियाँ हमारे भविष्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की ताकत जरूर रखती है। जल्दी ही उनके खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि इस तरह की कहानियों को अपने दिमाग में जगह देने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हम में से अधिकांश लोगों की तरह वे इस बात पर विश्वास करने के प्रलोभन में फंस गए कि उनको यह अप्रत्याशित जीत इसलिए मिली क्योंकि वे विशेष थे। अपने पहले सुपर बाउल के बाद के 2 सत्रों में वॉल्श की टीम बुरी तरह से असफल रही और 22 में से 12 गेम हार गई। इस खराब प्रदर्शन के लिए आंशिक रूप से वह खतरनाक आत्मविश्वास जिम्मेदार था जो इस प्रकार की जीत के साथ आता है। यह तब होता है जब आप समय से पहले खुद के साथ उन शक्तियों को श्रेय देने लगते हैं जिन पर आपका अभी तक नियंत्रण नहीं है। यह तब होता है जब आप इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि कम समय में मिली आपकी ये शानदार उपलब्धियां आपके बारे में क्या कहती है, और फिर आप उन प्रयासों और मानकों को ढीला करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने उन उपलब्धियों के लिए ईंधन प्रदान किया था। जब टीम फिर से
जब टीम फिर से पूरे मनोयोग से प्रदर्शन के मानक पर वापस आ गई तो वे फिर से जीत हासिल करने लगे। उन्होंने एक दशक में 3 और सुपर बाउल और 9 कॉन्फ्रेंस या डिवीजन में चैंपियनशिप जीती, केवल तब जब उन्होंने उन मोहक कहानियों का आनंद लेना बंद कर दिया और अपने हाथ में मौजूद काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो वे फिर से पहले की तरह जीतने लगे। कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक बार जब आप जीत जाते हैं तो हर कोई आपकी आलोचना करने या आपको नुकसान पहुंचाने का अवसर खोजने की कोशिश कर रहा होता है। जब आप शीर्ष पर होते हैं तब आपके लिए अपनी ईगो को बर्दाश्त करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि तब दाव बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और गलती करने के लिए बहुत ही कम गुंजाइश होती है। यदि कुछ है जो पहले से कहीं अधिक मायने रखता है तो वह है सुनने, फीडबैक ग्रहण करने, सुधार करने और विकसित होने की अपनी सामर्थ्य। तथ्य कहानियों और छवि से बेहतर होते हैं। 20वीं सदी के फाइनेंसर बर्नार्ड बरूक ने अपनी एक महान पंक्ति में कहा था, सबसे नीचे खरीदने और शीर्ष पर बेचने की कोशिश न करें। ऐसा कोई नहीं कर सकता, केवल झूठे लोगों को छोड़कर। अर्थात लोग जो बाजार में कर रहे हैं उसके बारे में उनके दावे शायद ही कभी विश्वसनीय होते हैं। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने इस प्रलोभन के बारे में बात की है। वे खुद को याद दिलाते हैं कि उनके अरबों डॉलर के विशाल साम्राज्य के लिए कभी भी कोई मज़ेदार पल नहीं था। चाहे अपनी कंपनी के बारे में छपी खबरों में कुछ भी पढ़ ले, किसी कंपनी की स्थापना करना, बाजार में पैसा कमाना या किसी विचार को जमीन पर उतरना अक्सर एक दुरूह, बेतरतीब और बहुत सर खपाने वाला कार्य होता है। इस बेतरतीबी और दुरूहता को एक कहानी द्वारा कम करके एक काल्पनिक स्पष्टता निर्मित कर दी जाती है, जो न तो भूतकाल में कभी थी और न ही भविष्य में कभी होगी। जब हम सफल होने के लिए कार्य कर रहे हो तो हमें अन्य लोगों की सफलता से सबक लेने के लिए उनकी मोहक कहानियों को दोहराने की अपनी तीव्र इच्छा का विरोध करना चाहिए। जब हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो हमारे मन में यह दिखावा करने की इच्छा होती है कि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा हमने योजना बनाई थी। हमें हमारी इस इच्छा का विरोध करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे थे तब वहाँ ऐसी कोई शानदार कहानी नहीं थी। आपको याद रखना चाहिए, जब यह घटित हुआ था तब आप वहाँ मौजूद थे। कुछ साल पहले गूगल के संस्थापकों में से एक ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से वह संभावित कंपनियों और उद्यमियों का आकलन करते हैं, उनसे यह पूछकर कि क्या वे इस संसार को बदलने जा रहे हैं। यदि आप ऐसा करने जा रहे हैं तो यह बढ़िया है, सिवाय इसके कि गूगल की शुरुआत इस तरह से नहीं हुई थी। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन दो स्टैनफोर्ड पीएचडी थे जो अपने शोध प्रबंधों पर काम कर रहे थे। यूट्यूब की शुरुआत इस तरह से नहीं हुई थी। इसके संस्थापक टीवी का फिर से एक नए तरह से आविष्कार करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे तो बस कुछ मज़ेदार वीडियो क्लिप शेयर करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल यह वह तरीका नहीं है जिसके द्वारा ज़्यादातर वास्तविक संपत्ति निर्मित की गई है। निवेशक पॉल ग्राम, जिन्होंने एयरबीएनबी, रेडिट, ड्रॉपबॉक्स और कई अन्य कंपनियों में निवेश किया था, कुछ दशक बाद उसी शहर में काम कर रहे थे जिसमें कभी बिल वॉल्श ने किया था। उन्होंने शुरू से ही एक साहसिक, दूरगामी और व्यापक दृष्टि रखने वाले स्टार्टअप्स को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। बेशक एक पूंजीपति के रूप में वे उन कंपनियों को वित्त पोषित करना चाहते हैं जो उद्योगों में मौजूद यथास्थितिवाद को व्यापक रूप से हिलाकर रख दे और दुनिया को बदलने में कुछ महत्वपूर्ण योगदान देती हो। यही वह जगह है जहां पैसा बनाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि नई कंपनियों के पास डरा देने वाले महत्वाकांक्षी विचार हों, लेकिन आगे समझाते हैं सचमुच की बड़ी चीज़ें करने का सही तरीका छोटी छोटी चीज़ों के साथ शुरू करना है। वे कहते हैं कि आप अपने अहंकार के वशीभूत होकर सीधे सामने से हमला नहीं करते हैं। इसके बजाय आप एक छोटे से दांव से शुरू करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अपनी महत्वाकांक्षा में बार बार वृद्धि करते जाते हैं। उनकी एक अन्य प्रसिद्ध सलाह इस प्रकार है, अपनी पहचान को छोटा रखें। यह तरीका इस संसार में सबसे अच्छी तरह से काम करता है। इसे ही अपने काम और इसके पीछे के सिद्धांतों का मूल आधार बनाएं, न कि एक शानदार विज़न को जो एक अच्छी हेडलाइन बनाता है। नेपोलियन ने अपनी शादी के समय अपनी पत्नी को जो अंगूठी दी थी उस पर ट्रू डेस्टिनी शब्दों को उकेरा गया था। यह भाग्य ही था जिस पर वह हमेशा विश्वास करते थे। इसकी बदौलत
उन्होंने अपने सबसे साहसी और सबसे महत्वाकांक्षी विचारों को सही ठहराया। यही कारण है कि जब तक उनके अपने भाग्य में तलाक, निर्वासन, हार और बदनामी जैसी चीजें नहीं आई, तब तक वह लगातार और बार बार आगे बढ़ते रहे। प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक सेनेका हमें याद दिलाते हैं, एक महान नियति एक महान दास्ता है। जब लोग जीनियस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर विश्वास करने में एक वास्तविक खतरा मौजूद होता है, और यह खतरा तब और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब हम अपने ईगो को खुद को यह बताने की अनुमति दे देते हैं कि हम खुद भी एक जीनियस है। हमारे कैरियर के साथ आने वाले किसी भी लेवल के कारण भी यही होता है। हम अचानक एक फिल्म निर्माता, लेखक, निवेशक, उद्यमी या एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं क्योंकि हमने एक काम को सही तरीके से पूरा कर लिया है। ये लेबल न केवल आपके और वास्तविकता के बीच बल्कि आपके और उस वास्तविक रणनीति के बीच मतभेद पैदा कर देते हैं जिसने आपको उस पहली जगह पर सफल बनाया है। उस जगह से हम सोच सकते हैं कि भविष्य में सफलता हमारी कहानी का अगला स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम सोच सकते हैं, वास्तव में यह सफलता हमारे कार्यों, रचनात्मकता, कठिनाइयों में दृढ़तापूर्वक डटे रहने और हमारे अपने भाग्य में निहित है। निश्चित रूप से अपनी जड़ों से अलगाव, वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल के बारे में भ्रमित करने वाली दृष्टि और संभावना के कारण गूगल को जल्द ही ठोकर खानी पड़ेगी। दरअसल गूगल ग्लास और गूगल प्लस जैसी परियोजनाओं की सार्वजनिक विफलताएं पहले से ही इसका प्रमाण हो सकती है। वे अकेले नहीं हैं। बहुत बार बहुत से कलाकार जो सोचते हैं कि यह प्रेरणा या दर्द ही थे जिन्होंने उनकी कला की प्रगति के लिए ईंधन प्रदान किया, और इसलिए उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किए गए सच्चे प्रयासों को श्रेय देने के बजाय उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द एक छवि का निर्माण कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंततः ऐसे लोग अपने आप को किसी जगह के सबसे निचले पायदान पर पहुंचा देते हैं या भ्रम की स्थिति में फंस जाते हैं। हम चाहे जो कुछ भी करते हों, हमारे साथ भी वही होता है। यह दिखावा करने के बजाय कि हम किसी महान कहानी को जी रहे हैं, हमें चीज़ों के क्रियान्वयन पर और अधिक उत्कृष्टता के साथ क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें झूठे ताज से दूर रहना चाहिए और हमें जो मिला है उस पर काम करना जारी रखना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो हमें यहाँ सफलता के शिखर पर बनाए रख सकती है। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।